शायर मुनव्वर राना के बेटे पर आरोप लगा कि उसने खुद पर हमले की झूठी कहानी गढ़ी। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर 28 जून को फायरिंग हुई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने बताया कि उसने अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने के लिए जाल बुना। वैसे तो मुनव्वर राना रायबरेली के रहने वाले हैं, लेकिन अब उनका परिवार लखनऊ में रहता है। यही वजह रही कि तबरेज राना की तलाश में रायबरेली की पुलिस आधी रात को मुनव्वर राना के लखनऊ के घर पहुंच गई। अचानक आई पुलिस को देखकर घर में मौजूद लोग परेशान हो गए। उन्होंने कोशिश की कि पुलिस वाले अंदर ना घुसें और सर्च वारंट मांगा। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। इस दौरान उनकी पुलिस वालों से बहस भी हुई, जिसे घर के लोगों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। ये देखते ही एक पुलिस वाले ने मोबाइल छीन लिया, जिससे बहस और बढ़ गई। यही नहीं, पुलिस वाले अंदर घुस गए। पर ये आपका कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी, आप ऐसे अंदर आ गए। पुलिस वहां तबरेज राणा को ढूंढने पहुंची थी, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिला। उल्टा मुनव्वर राणा के परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो बनाया और उसे शेयर किया। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है, ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से। पुलिस वाले जब तक घर में रहे तब तक मुनव्वर राणा की बेटियों ने उनके हर कदम का वीडियो बनाया और लगातार ये कहती रही कि उन्हें परेशान करने के लिए पुलिस आधी रात को घर में घुसी। जिस समय पुलिस आई, मुनव्वर राना घर पर ही थे। उन्होंने भी पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और गुस्से में ये बोल दिया कि पुलिस उनके घर में ऐसे घुसी जैसे वो कश्मीर हो। कितनी फोर्स आई थी रात में? कम से कम 60-70 लोग रहे होंगे। क्या किया? कुछ नहीं, हमारे घर को कश्मीर बना दिया। हालांकि अपने बेटे पर लगे आरोपों के मुद्दे पर वो बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हुए। जो गोली चली वो उन्होंने खुद चलवाई, आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है, हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि एसएसपी झूठ बोल रहा होगा। हम एसएसपी पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। ये पूरा मामला प्रॉपर्टी के झगड़े का बताया जा रहा है और पुलिस की जांच में सामने आया है कि मशहूर शायर के बेटे ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा और अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाने का प्लान बनाया। माना जा रहा है कि तबरेज विधायक बनने का सपना भी देख रहा था और इस प्लान से वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता। पहला, उसके चाचा और चचेरे भाई रास्ते से हट जाते और दूसरा, लोगों के मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा होती। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी ही पलट दी, क्योंकि उसमें तबरेज उन शूटरों के साथ प्लानिंग करता दिखा जिन्होंने उस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने जांच की दिशा यही फुटेज देखने के बाद बदली और हमले की साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब तक मुनव्वर राना का बेटा उसके पकड़ से बाहर है और इसीलिए पुलिस ने उसके लखनऊ के घर पर तलाशी ली। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन 4 लोगों को मीडिया के सामने ले आई जिन्होंने तबरेज राणा का साथ दिया था। इन लोगों के पास से वो हथियार भी बरामद हुए जिनका इस्तेमाल साजिश को अंजाम देने के लिए किया गया। प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संपत्ति की लड़ाई में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि मामला पूरा फर्जी निकला। सौभाग्य की बात है कि रायबरेली जिले में मुनव्वर राना की पुश्तैनी जमीन है, जिसमें करीब 24,000 वर्ग फीट उनके बेटे तबरेज ने कुछ दिन पहले बेची थी। लेकिन मुनव्वर राना के भाई ने उस जमीन पर अपना दावा ठोका और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव करने, यानी जमीन का दाखिल खारिज करने पर रोक लगवा दी। और पुलिस का दावा है कि उसी रंजिश में मुनव्वर राना के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर हमले की साजिश रची, जिसमें उसके 2 दोस्तों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश के पानी में डीएम का दफ्तर ऐसे डूबा दिखा जैसे कोई कश्ती हो। बताया गया कि वहां बीती रात तेज बारिश हुई, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए कि डीएम के दफ्तर के अंदर और बाहर हर जगह पानी ही पानी दिखाई दिया। दफ्तर का मेन गेट और जहां भी नजर गई वहां घुटनों तक पानी भरा दिखा। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि किस तरह से पानी जो है वो पूरे कार्यालय के में भर गया है। कर्मचारी दफ्तर पहुंचने के बाद भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी काम करने की जगह पर पानी अपना कब्जा जमा चुका था। दफ्तर के सभी कमरे पानी से लबालब दिखे। जैसे तैसे फाइलों को गीला होने से बचाया गया। कर्मचारी भी इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गए ताकि वो खुद को भी गीला होने से बचा सकें। जो कर्मचारी वहां बाद में पहुंचे उन्होंने भी कम परेशानी नहीं उठाई। पूरा जान बहल गया रहा 3 लाइन के पास, वहाँ पूरा पानी है सर। हाँ। ये हालात डीएम दफ्तर के हैं। इसी से शहर की दूसरी जगहों में रात भर की बारिश के बाद पानी भरने की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां के कुछ और इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी बारिश के बाद के हालात बदतर दिखाई दिए।
सौभाग्य की एक बात यह कि बारिश का पानी अब नदियों के किनारे बसे गांवों से ज्यादा शहरों को डुबो रहा है, क्योंकि पानी के निकलने का रास्ता हम सब ने मिलकर बंद कर दिया। अब तो बेतिया जैसे कई शहरों में अस्पताल, थाना और डीएम का दफ्तर भी पानी पानी हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन के पास कोई बहाना भी नहीं है, क्योंकि नालों को साफ कराना और उन पर अवैध कब्जे हटाना तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता को राहत दी है। न्यूज़ 18 के प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% की कटौती का आदेश लागू कर दिया। यह आदेश स्कूलों के 2020-21 के सेशन में ली गई फीस पर लागू होगा। इस आदेश को ऐसे समझिए कि अगर किसी स्कूल की एक महीने की ट्यूशन फीस 2000 रुपए है और डेवलपमेंट फीस के नाम पर उसने 500 रुपए लिए हैं, तो इसके अलावा 500 रुपए एनुअल चार्ज के तौर पर लिए गए, तो पूरी फीस हो गई 3000 रुपए। अब नए आदेश के तहत इन 3000 रुपयों में स्कूल को 15% की कटौती करके 450 रुपए लौटाने होंगे। हालांकि स्कूल चाहे तो वो इस रकम को आगे की फीस में एडजस्ट कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर लागू किए गए इस फैसले से कई लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। मध्य प्रदेश के देवास में एक दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। देवास में जिन 5 लोगों की हत्या हुई वो 13 मई से लापता थे और 3 दिन पहले ही पुलिस को उनके शव एक खेत से मिले थे, जिसके विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर बैठकर रास्ते को जाम कर दिया और फिर वहीं से नारे लगाने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों को संभालने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन उनके काफी समझाने पर भी मामला शांत नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक के लोग, जो बड़े बड़े जो नेता हैं, उन लोगों के नाम इसमें सामने आना है। हंगामा बढ़ा तो राज्य के मुख्यमंत्री खुद सामने आए और हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इनको सख्त से सख्त दुर्लभ सजा मिले, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बताया गया कि पुलिस इस हत्या में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सौभाग्य की एक बात है कि देवास में हुए नरसंहार की वजह न तो जाति थी न ही राजनीति, लेकिन पुलिस ने परिवार के 5 लोगों के लापता होने की जांच में 1.5 महीने का वक्त लगा दिया, जिसकी वजह से आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी राजनीति शुरू हो गई, जिस पर खुद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भरोसा देना पड़ा कि हत्यारों को जल्द और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर एक बार ड्रोन उड़ता दिखा, जिसे सुरक्षा बल ने खदेड़ दिया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से आया एक ड्रोन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ देर तक आसमान में मंडराता रहा। बताया गया कि यह ड्रोन सुबह 4 बजे के आसपास बीएसएफ के जवानों को नजर आया, जिस पर उन्होंने 10 से 15 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद वो ड्रोन वहां से लौट गया। वहां मौजूद एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट किया गया है। ड्रोन देखने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि कई उपकरण जहां पर लगे हुए हैं कि इस इलाके में अगर ड्रोन आता है तो उसे मार गिराया जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह जो एक ड्रोन देखा गया उसके ऊपर भी बीएसएफ ने फायरिंग की थी। देहरादून के विलम बॉय स्कूल में हलाल मीट परोसने के लिए टेंडर जारी करने के आरोप में केस दर्ज हो गया। आरोप है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से टेंडर जारी करके छात्रों को हलाल मीट खिलाने को कहा गया, जिसके विरोध में 2 दिन पहले प्रदर्शन हुआ था और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल में घुस गए थे। ये लोग 2 दिन पहले जबरदस्ती कैंपस में दाखिल हुए। गेट पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो धक्का मुक्की हुई। एक कार्यकर्ता तो गेट पर चढ़ गया, हालांकि थोड़ी ही देर बाद वो वहां से उतर गया, लेकिन इसका असर प्रदर्शन पर नहीं पड़ा। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये लोग डटे रहे और हलाल मीट की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाकर नारेबाजी करने लगे। जोर जबरदस्ती और धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शन करने वाले ये लोग स्कूल कैंपस में आए। उन्होंने वहां धरना दिया और स्कूल में बैठकर स्कूल के खिलाफ नारे लगाने लगे। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन लोगों ने मांग की कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई हो और कलेक्टर के दफ्तर में एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट पर केस दर्ज कर लिया गया। देहरादून के विलम बॉय स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और बजरंग दल ने इसी बात का हवाला देकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और स्कूल पर कार्रवाई की मांग की। बॉयज स्कूल पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। यही नहीं, उन्होंने ज्ञापन में सीधा आरोप लगाया कि छात्रों को हलाल मीट खिलाने का मकसद
जबरन धर्मांतरण की कोशिश है। उन्होंने खुद पढ़कर ये बात कलेक्टर को सुनाई। जो टेंडर जारी किया गया है उससे छात्र छात्राओं एवं उसके परिजनों के साथ हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है। जिस टेंडर पर यह सारा हंगामा हुआ वो कुछ दिन पहले जारी किया गया था और आरोप है कि टेंडर में स्कूल के मेस में हलाल मीट परोसने की बात लिखी गई थी, जिससे बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और अब इस मामले में देहरादून के डालनवाला थाने में केस भी दर्ज हो गया। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ उनमें स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के नाम शामिल हैं। इन लोगों पर आईपीसी की धारा 504 के तहत केस दर्ज किया गया। पता चला है कि स्कूल की प्रिंसिपल 29 जुलाई को आएंगी, जिसके बाद वो इस मुद्दे पर स्कूल का पक्ष रख सकती हैं। इस मामले में स्कूल का कहना है कि वहां की मेस में 3 दिन हलाल और 3 दिन झटका मीट बनवाया जाता है, जिसके सप्लायर अलग अलग होते हैं। स्कूल की ओर से पहले हलाल मीट पर विज्ञापन जारी हुआ और कुछ दिनों में झटका मीट पर भी विज्ञापन जारी होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही टेंडर पर टकराव शुरू हो गया। सौभाग्य की एक बात है कि राजीव गांधी समेत देश के बहुत से नामी गिरामी लोग देहरादून में पढ़े हैं। कई ऐसे स्कूल्स हैं वहाँ पे जिनमें हर धर्म के लोग हैं और वहाँ कभी हलाल और झटका मीट पर विवाद नहीं हुआ, लेकिन इस बार हलाल मीट की सप्लाई का टेंडर जारी होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए, क्योंकि कुछ समुदायों के लोग वहाँ हलाल मीट से परहेज करते हैं। यूपी के इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हुआ यूं कि एसपी उम्मीदवार आनंद यादव पर बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के एक सदस्य के अपहरण का केस दर्ज था, लेकिन वो सदस्य मामले की सुनवाई के दौरान अचानक कोर्ट पहुंच गया और अपने अपहरण की बात को गलत बता दिया, जिसका पता चलते ही बीजेपी के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद वहां पहले से ही मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तीखी बहस होने लगी। बात बहस से सीधे धक्का मुक्की और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, पर हंगामे और मारपीट का सिलसिला बढ़ता चला गया, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और उसने किसी तरह हाथापाई को रुकवा दिया। हालांकि इस दौरान भी दोनों ओर के लोगों में तीखी बहस होती रही। थोड़ी देर बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया और कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और उन पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। और इस बीच मौके पर बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया भी पहुंच गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि बीडीसी सदस्य पर दबाव बनाकर उसका बयान बदलवाया गया। सपा वाले उठा ले गए, उसका अपहरण कर गए, वो पैसे देके प्रेशराइज करके अपने पक्ष में फर्जी बयान करा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने इस पूरे मामले को उसे फंसाने की साजिश करार दिया। आज वो कोर्ट में पेश हुआ, उसने कबूल कर लिया कि ये सब फर्जी था। कोर्ट में दिए बयान के बाद पुलिस अब दोबारा इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। सौभाग्य की एक बात है कि जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायतों में अध्यक्ष का चुनाव सीधे सीधे हमारे आपके वोट से नहीं होता और हम जिन बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं उनको अध्यक्ष पद के दावेदार साम, नाम, दंड और भेद हर तरीके से अपने काबू में रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हर 5 साल में बीडीसी सदस्यों को अगवा करने का हाई वोल्टेज ड्रामा होता ही है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि ब्लॉक और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता के हवाले कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में टैक्सी यूनियन से जुड़े कई लोगों ने सड़क पर उतरकर इस बात का विरोध किया कि रोहतांग पास तक केवल उनकी गाड़ियों को ही जाने दिया जाए। उनका दावा है कि पर्यटकों के अपनी गाड़ियों से वहां पहुंचने पर टैक्सी चलाने वालों की कमाई पर असर पड़ता है और उनके पास वहां सिर्फ एक यही जरिया है जिससे उनका घर चलता है। बस इसी मुद्दे पर वो एकजुट हो गए और मनाली के मॉल रोड पर प्रदर्शन करने लगे। वहां उन्होंने जमकर नारे भी लगाए। टैक्सी यूनियन से जुड़े इन लोगों ने विरोध के लिए यही दिन इसलिए चुना क्योंकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर किसी काम से वहां पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपनी बात को उनके सामने रख पाएंगे। जो टैक्सियां चले या तो फिर HP नंबर जो कि हिमाचल की टैक्सियां चले। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर शिक्षा मंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की और उनकी बात को गौर से सुना भी। यही नहीं, वो उनके साथ वहीं सड़क पर बैठ गए। कानूनी तरीके से भी उस बात पर विचार करेंगे और जो लगता है सरकार के स्तर पर करने का निर्णय उसको भी हम करेंगे। टैक्सी यूनियन से जुड़े ये लोग इस बात पर अड़े हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। सौभाग्य की एक बात है कि NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोहतांग दर्रे से गुजरने के लिए रोजाना 1200 गाड़ियों को ही परमिट देने का आदेश जारी किया है और इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों की गाड़ियां भी शामिल हैं, जिससे हिमाचल के टैक्सी ड्राइवरों को अपनी रोजी रोटी खतरे में दिख रही है और वो चाहते हैं कि रोहतांग दर्रे वाले रास्ते पर सिर्फ राज्य की गाड़ियों को परमिट दिया जाए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि ड्रोन के जरिए किए गए हमले में जो विस्फोटक मिले हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
में तैयार किए गए, यानी ऐसी जगह जहां बना सामान सेना या पुलिस को सप्लाई किया जाता है। जानकारी मिली है कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सेना करती है और विदेश में ही ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है। इसलिए भारत की जांच एजेंसियों को शक की सुई पाकिस्तान पर टिक गई है, क्योंकि जिस तरह से सारी साजिश रची गई उससे पता चलता है कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी थी। पता चला है कि धमाके में करीब 3 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ, जिसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया था और दोनों ड्रोन में फिट किया गया था। ये विस्फोटक इस तरीके के थे कि धमाकों के बाद इनमें मौजूद हर चीज नष्ट हो जाए, ताकि मौके से कोई सबूत न मिले। 26 जून को ही पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन देखा गया था। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि जिस दिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था, उसी दिन एक ड्रोन पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग पर मंडरा रहा था। इस बारे में पता चलने पर भारत ने पाकिस्तान के सामने मजबूती से यह मुद्दा उठाया। शक है कि भारतीय उच्चायोग के ऊपर उड़ता यह ड्रोन जासूसी कर रहा था और इसीलिए भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहा है। भारत को पहले से ही शक है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला पाकिस्तान की साजिश थी और अब अपने उच्चायोग पर ड्रोन दिखने के बाद उसका रवैया और सख्त हो गया। This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security.